वेरी गुड इवनिंग। आज हम बात करने वाले हैं रास इनहिबिटर्स के बारे में। तो रास इनहिबिटर्स के बारे में पता करने से पहले आपको रास मैकेनिज्म के बारे में पता होना चाहिए। रास मैकेनिज्म कोई अगर मैं शुरुआत करूं तो सबसे पहले होता क्या है, आपका जो लीवर है, लीवर फॉर्म्स एंजियोटेंसिनोजन, लीवर एंजियोटेंसिनोजन बनाता है और ये एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर, और यहाँ पे एक एंजाइम चाहिए होता है इसको, वो होता है रेनिन। तो आपका जो लीवर है वो बनाता है एंजियोटेंसिनोजन, फिर वो जो एंजियोटेंसिनोजन है एंजियोटेंसिन 1 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिन। रेनिन की प्रेजेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर, और रेनिन जो है ये बनाती है किडनी। रेनिन जो है, रेनिन किडनी से निकलेगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट बन गया है। एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर, एंजियोटेंसिन सेकंड बन गया। और यहाँ पे एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकंड बनने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है, उसका नाम है ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन सेकंड बनेगा, एंजियोटेंसिन सेकंड से एंजियोटेंसिन थर्ड और एंजियोटेंसिन फोर्थ बन जाएगा। ठीक है तो डियर, मेरे को काम जो है वो एंजियोटेंसिन सेकंड से है, तो मैं बात करूँगा एंजियोटेंसिन सेकंड के बारे में। एंजियोटेंसिन सेकंड के बारे में बात करूँ तो एंजियोटेंसिन जो सेकंड है ये काम करेगा, एंजियोटेंसिन जो सेकंड है ये काम करेगा आपकी ब्लड वेसल पे एक्ट करेगा, ब्लड वेसल पे एक्ट करेगा और करवाएगा क्या, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, एंजियोटेंसिन जो सेकंड है, एंजियोटेंसिन सेकंड काम करेगा ब्लड वेसल पे इसके रिसेप्टर होते हैं, वहाँ पे काम करेगा और काम करके करवाएगा वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, दूसरा जो एंजियोटेंसिन सेकंड है, एंजियोटेंसिन जो सेकंड है वो एक्ट करेगा, एक्ट ऑन एल्डोस्टेरोन पे एक्ट करके एल्डोस्टेरोन की इंक्रीज़ करवा देगा, एल्डोस्टेरोन को बढ़ा देगा। एल्डोस्टेरोन जब बढ़ेगा तो ये आपकी बॉडी में दो काम करेगा, और वो जो दो काम है वो ये है, ये एक तो सोडियम और वाटर का रिटेंशन करवाता है, सोडियम वाटर का रिटेंशन करवाएगा। दूसरा काम है ये पोटेशियम का लॉस करवाता है। ठीक है, पोटेशियम लॉस करवाता है और सोडियम वाटर का रिटेंशन करवाता है। इतने काम करवा कौन रहा है, एंजियोटेंसिन सेकंड। तीसरा जो एंजियोटेंसिन सेकंड है, एंजियोटेंसिन सेकंड ये काम करेगा आपके ग्लोमेरुलस पे, एक्ट ऑन ग्लोमेरुलस विद प्रोस्टाग्लैंडिन के साथ मिलके काम करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन। और काम क्या करेगा, ये जो आपका ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस के अफ्रेंट आर्ट्रियल का तो करवाएगा वेजोडाइलेशन, और ये वेजोडाइलेशन करवा कौन रहा है, वेजोडाइलेशन करवा कौन रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन। उसके बाद जो इफ्रेंट आर्टीरियल है, इफ्रेंट आर्टीरियल का करवाएगा वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा कौन रहा है, एंजियोटेंसिन सेकंड। एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करवा रहा है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। अब देखिए, जब भी ब्लड आएगा अफ्रेंट आर्टीरियल के अंदर, अफ्रेंट आर्टीरियल डायलेटेड है तो ब्लड आएगा, बट इधर से जो इफ्रेंट आर्टीरियल है वो थोड़ा नैरो है, तो ब्लड इतनी मात्रा में जा नहीं पाएगा और ब्लड यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा का जो ग्लोमेरुलस है, और यहाँ पे प्लाज्मा फिल्ट्रेशन होगा, प्लाज्मा फिल्ट्रेशन।
प्लाज्मा फिल्ट्रेशन, या फिर मैं बोल सकता हूँ ये जीएफआर जनरेट करवाता है, जीएफआर जनरेशन, जीएफआर जनरेट करवाता है कौन, एंजियोटेंसिन सेकेंड। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं इसके अंदर फार्माकोलॉजी पूरी मैकेनिज्म के अंदर ढूंढने की कोशिश करूं तो मैं एक तो रेनिन को ब्लॉक कर सकता हूं, और रेनिन को ब्लॉक करने के लिए मेरे को ड्रग चाहिए होगी थी डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर, जो रेनिन को ब्लॉक कर दे। दूसरी, अगर मैं इसके अंदर फार्माकोलॉजी ढूंढने की कोशिश करूं तो मैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को यहाँ पे ब्लॉक कर सकता हूँ, और इसके लिए मेरे को जो ड्रग चाहिए होगी उनको बोलते हैं ACE इनहिबिटर, ठीक है। ये क्या करेगी, ये आपके एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ब्लॉक कर देगी। ठीक है, तो तीसरी, अगर मैं यहाँ पे फार्माकोलॉजी ढूंढने की कोशिश करूँ तो मैं डायरेक्टली आपके जो एंजियोटेंसिन का जो रिसेप्टर है उसको ब्लॉक कर सकता हूँ, तो वो ड्रग को ARB बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे पास तीन क्लासेज हो चुकी है ड्रग्स की। सबसे पहली जो क्लास है उसका नाम है एस इनहिबिटर। दूसरी जो क्लास है उसको मैं बोल सकता हूँ डायरेक्ट रेनिन ब्लॉकर या फिर डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर बोल सकता हूँ। तीसरी जो क्लास की ड्रग है उसको मैं बोलूँगा एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ठीक है, ये तीन क्लास की जो ड्रग है ये हो चुकी है पूरी। रास इनहिबिटर्स के अंदर तीन क्लास की ड्रग आती है, कौन कौन सी, ACE इनहिबिटर, डायरेक्ट रेनिन ब्लॉकर और ARB। ठीक है, तो डियर अगर मैं बात करूं डायरेक्टली सबसे पहले ACE इनहिबिटर की, तो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो कुछ इस प्रकार है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम देखें तो ये क्या करेगा, ब्लॉक द ACE एंजाइम, इसको ब्लॉक कर देगा। अगर ये ब्लॉक हो जाएगा तो होगा क्या, जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है वो एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो मैकेनिज्म है वो ये देखने को मिलती है, आपका जो ACE है उसकी स्ट्रक्चर और काइनिनेज की स्ट्रक्चर, काइनिनेज की जो स्ट्रक्चर है वो दोनों स्ट्रक्चर सेम है। तो अगर मैं ACE को ब्लॉक करूँगा तो गलती से काइनिनेज भी ब्लॉक हो जाएगा। काइनिनेज का जो काम है, काइनिनेज मेटाबॉलिज्म करवाता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ सबसे पहले सब्सटेंस पी का, दूसरा ये मैं ब्रेडिकाइनिन का और प्रोस्टाग्लैंडिन, ये होते हैं वेजोडाइलेटर्स। ठीक है, अब देखो अगर मैं ACE को ब्लॉक करूँगा तो गलती से काइनिनेज भी ब्लॉक हो जाएगा। अगर काइनिनेज ब्लॉक हो जाएगा तो सब्सटेंस P, ब्रेडिकाइनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन का जो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो इनकी जो अमाउंट है वो बॉडी के अंदर बढ़ जाएगी। ठीक है, देखिए अगर तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ACE inhibitor blocks the kinase and act as vasodilator। लेकिन यहाँ पे वेजोडाइलेशन तो हो गया है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट साइड इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलता है, जब भी प्रोस्टाग्लैंडिन, ब्रेडिकाइनिन और सब्सटेंस P बढ़ेंगे तो होगा क्या, ये एक वेजोडाइलेशन के साथ इम्पोर्टेंट यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है हमें, ड्राई कफ।
ड्राई कफ इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि ये जो आपकी मेडुला ऑब्लोंगेंटा के अंदर जो कफ सेंटर है, कफ सेंटर को इरिटेट करने वाले हैं, कफ सेंटर को इरिटेट करने वाले हैं ये सारे सब्सटेंस। जो सब्सटेंस पी है ब्रेडिकाइनिन है और प्रोस्टाग्लैंडिन, क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है। मेटाबॉलिज्म इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि काइनिनेज ब्लॉक हो गया है एस इनहिबिटर्स की वजह से। एस इनहिबिटर्स की वजह से इसलिए ब्लॉक हो गया है क्योंकि जो एस है और काइनिनेज है, दोनों की जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सेम है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा वेजो डायलेशन प्लस साइड इफ़ेक्ट के तौर पे हमें देखने को मिलेगा ड्राई कफ। और जो दूसरा साइड इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलेगा वो होगा एंजियोएडिमा। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे बाद में। पहले हम ड्रग्स देखते हैं कि एस इनहिबिटर्स के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती है। तो ड्रग्स जो पहली ही ड्रग है उसका नाम है कैप्टोप्रिल। दूसरी जो ड्रग है उसका नाम है लिसिनोप्रिल। तीसरी जो ड्रग है उसका नाम है फोसिनोप्रिल। चौथी जो ड्रग है उसका नाम है इनालाप्रिल। तो दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ड्रग्स सफिक्स प्रिल के साथ एंड होती है वो सारी की सारी कौन सी है, एसी इनहिबिटर्स है। ठीक है, प्रिल के साथ एंड होने वाली सारी ड्रग्स कौन सी है, एस इनहिबिटर्स है। ठीक है, अगर इनके रूट की मैं बात करूं तो इनका जो रूट है वो मोस्ट कॉमनली हम ऑरल रूट से देते हैं। इनमें से भी जो कैप्टोप्रिल है, कैप्टोप्रिल को आप दोगे 1 आवर बिफोर फूड। ठीक है, लेकिन जो लिसिनोप्रिल, फोसिनोप्रिल और एनालाप्रिल है इनको आप विद और विदाउट फूड भी दे सकते हैं, विद फूड और विदाउट फूड। अब अगर हम बात करें यूजेज की, एस इनहिबिटर्स यूज़ कहाँ पे आएगी, तो देखिए ये वेजो डायलेशन करवा रही तो हम हाइपरटेंशन के अंदर काम में लेने वाले हैं, हाइपरटेंशन के अंदर। लेकिन बट अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको हाइपरटेंशन भी है और कोई भी प्रोटीन यूरिया की डिजीज़ उसको हो रही है। प्रोटीन यूरिया 2 कंडीशन में हो सकती है, या तो डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर हो सकता है या फिर CKD के अंदर हो सकता है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के अंदर हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं हाइपरटेंशन विद डायबिटीज़ मेलाइटस और CKD, देन यहाँ पे इस कंडीशन में जो एस इनहिबिटर्स है वो ड्रग ऑफ चॉइस बन जाते हैं। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, और इसको मैं और काम में ले सकता हूँ क्रॉनिक हार्ट फेलियर और MI के अंदर, क्रॉनिक हार्ट फेलियर के अंदर और MI के अंदर। और क्रॉनिक हार्ट फेलियर और MI के अंदर मैं इसको मॉर्टिलिटी को कम करने के लिए काम में लेने वाला हूँ, टू डिक्रीज द मॉर्टिलिटी। और दोस्तों इसके अंदर एक ड्रग है एनालाप्रिल नाम की ड्रग है। एनालाप्रिल को आप यूज़ कर सकते हैं IV रूट से फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन एमरजेंसी, हाइपरटेंसिव एमरजेंसी की कंडीशन में आप एनालाप्रिल को IV रूट से दे सकते हैं क्योंकि ये वेजो डायलेशन करवाना। दोस्तों अगर आपके दिमाग में अगर ये बात चले कि CKD और डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर क्यों दे रहे हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं कि टू डिक्रीज द प्रोटीन यूरिया या फिर और लिख सकते हैं टू प्रिवेंट द प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन यूरिया को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या दे सकते हैं, इसलिए हम इसको डायबिटीज़ और
सीकेडी के अंदर भी दे सकते हैं, किसको, एस इनहिबिटर्स को। ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों आपको ये लग रहा होगा कि ये प्रोटीन यूरिया को कैसे कम करेगी, तो एक बात आपको पता होना चाहिए, जो एस इनहिबिटर्स है वो करेगी क्या, आपका जो अफरेंट आर्टीरियोल है इसके अंदर तो करवा देगी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, और इफ्रेंट है इसके अंदर करवा देगी वेजो डायलेशन। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात आप ये लिख सकते हो कि ऑल एस इनहिबिटर्स all ACE inhibitors are prodrugs. All ACE inhibitors are prodrugs except, सारी की सारी ACE inhibitors क्या है, प्रोड्रग है, एक्सेप्ट दो को छोड़ के, और वो दो ड्रग्स है कैप्टोप्रिल और लिसिनोप्रिल। तो दोस्तों अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें, जो एस इनहिबिटर्स है इनके साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें, तो पहला जो साइड इफ़ेक्ट है ये क्या कर रही थी, ड्राई कफ क्यों कर रही थी, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये काइनिनेज को ब्लॉक कर देगी। अगर काइनिनेज ब्लॉक हो जाएगा तो सब्सटेंस पी, प्रोस्टाग्लैंडिन और ब्रेडिकाइनिन बढ़ जाएंगे, और ब्रेडिकाइनिन, सब्सटेंस पी और प्रोस्टाग्लैंडिन ये कफ सेंटर को इरिटेट करेंगे और ड्राई कफ कॉज कर देंगे। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट एंजियोएडिमा देखने को मिलता है। एंजियोएडिमा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और एंजियोएडिमा जब भी होगा पर्सन को तो बन क्या जाएंगे, यहाँ पे लार्ज व्हील्स बन जाने वाले हैं, WHEALS, लार्ज व्हील्स यहाँ पे बन जाएंगे, और लार्ज व्हील्स बन जाएंगे और होगा क्या, जो एडिमा है, एडिमा ऑफ टंग और लिप्स, ये भी आपके एडिमेटस हो जाएंगे। अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है पर्सन की, तो आपकी एक नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वहाँ पे। वो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जब भी पर्सन को लार्ज व्हील्स अगर उसके टंग्स पे या फिर लिप्स पे एडिमा देखने को मिल रहा है, तो आप उसको बोलोगे आस्क टू विजिट द एमरजेंसी, आस्क टू विजिट एमरजेंसी। और अगर हम नेक्स्ट साइड इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट साइड इफ़ेक्ट जो होने वाला है वो हाइपर कैलीमिया होने वाला है। हाइपर कैलीमिया इसलिए हो रहा है क्योंकि एंजियोटेंसिन सेकंड जो है वो पोटेशियम का लॉस करवाता है। अब जो एंजियोटेंसिन सेकंड है पोटेशियम का लॉस करवाता है, अब पोटेशियम का लॉस नहीं हो पाएगा क्योंकि एंजियोटेंसिन सेकंड बन ही नहीं पाएगा, तो पोटेशियम का लॉस करवाएगा कौन, इसलिए पोटेशियम बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा और पेशेंट को कंडीशन हो जाएगी हाइपर कैलीमिया। उसके बाद आपको पता है ये वेजो डायलेशन का काम करने वाले हैं, तो वेजो डायलेशन का काम होगा तो पेशेंट को देखने को मिलेगा पोस्चुरल हाइपोटेंशन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और इनके साथ मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है डिसज्यूजिया। डिसज्यूजिया का मतलब होता है एबनॉर्मल टेस्ट जो आपका वो बिगड़ जाएगा, एबनॉर्मल टेस्ट हो जाएगा। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट साइड इफ़ेक्ट आपको ये देखने को मिलेगा न्यूट्रोपिनिया। ये इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेंगे किसके साथ, एस इनहिबिटर्स के साथ। सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट ड्राई कफ हो सकता है, पर्सन को ड्राई कफ हो सकता है। एंजियोएडिमा देखने को मिलेगा, जब भी एंजियोएडिमा होगा पेशेंट को लार्ज व्हील्स बन जाएंगे, और लार्ज व्हील्स बनेंगे तो आपकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है, पेशेंट को बोलेगी अगर जब भी ऐसी कंडीशन हो तो आस्क टू विजिट द एमरजेंसी। उसके बाद दूसरा साइड इफ़ेक्ट हाइपर कैलीमिया आपको देखने को मिलेगा, पोस्चुरल हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, डिसज्यूजिया
डिसज्यूजिया देखने को मिल सकता है और न्यूट्रोपिनिया यहाँ पे देखने को और आपको ये भी पता होना चाहिए, ये जो न्यूट्रोपिनिया और डिसज्यूजिया है ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा मैक्सिमम विद कैप्टोप्रिल। उसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरी क्लास की ड्रग्स की, तो दूसरी क्लास की मेरे पास ड्रग है ARB, ठीक है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। इसके अंदर जो ड्रग्स आती है उनको याद करने का एक तरीका है, सारी की सारी जो ड्रग है वो सार्टान से एंड होने वाली है, सार्टान। तो जो भी ड्रग्स सफिक्स सार्टान के साथ एंड हो वो कौन सी ड्रग है, सारी की सारी ड्रग्स कौन सी होने वाली है, ARB, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। इसके अंदर वो जो पहली ड्रग्स आती है वो आएगी लोसार्टान। दूसरी क्लास की दूसरी जो ड्रग आती है वो आती है टेल्मीसार्टान। तीसरी जो ड्रग आती है वो है वालसार्टान। चौथी जो ड्रग आती है वो है एप्रोसार्टान। देखिए इनका जो यूज़ है वो सेम है, सेम एज एस इनहिबिटर्स, सेम एज एस इनहिबिटर्स बाई ऑरल रूट, ठीक है। उसके बाद जो साइड इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलेंगे, यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट क्या देखने को मिलेंगे, सबसे पहली बात ये क्या करवा रहे हैं, पोटेशियम का लॉस नहीं होगा तो पेशेंट को हो जाएगा हाइपरकैलीमिया। दूसरा पोस्चुरल हाइपोटेंशन, क्योंकि ये एक प्रकार का मिक्स डायलेटर है और वेन को भी डायलेट कर देगा ड्यू टू वेन डायलेशन, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका ऐसा है, कि अगर रिसेप्टर ही ख़राब हो जाएंगे, रिसेप्टर ही ब्लॉक हो जाएंगे एंजियोटेंसिन के, तो ड्रग जो एंजियोटेंसिन है वो काम कहाँ पे करेगा। उसके बाद जो मेरे पास तीसरी क्लास की जो ड्रग आती है, उसका नाम है DRI, डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर। ये जो ड्रग्स है डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर, इनके अंदर एक ही ड्रग है, उसका नाम है एलिस्किरेन। एक ही ड्रग है एलिस्किरेन। इसका जो यूज़ है वो ऑरल रूट से यूज़ करेंगे, माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन के अंदर, इनको यूज़ करेंगे ऑरल रूट से। उसके बाद इनका जो साइड इफ़ेक्ट हमें क्या देखने को मिलेगा, हाइपरकैलीमिया और पोस्चुरल हाइपोटेंशन, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कुछ कॉमन कॉन्ट्राइंडिकेशन है, सारी की सारी ड्रग्स के कुछ कॉमन कॉन्ट्राइंडिकेशन है। अगर वो कॉमन कॉन्ट्राइंडिकेशन की अगर मैं बात करूं, कॉमन कॉन्ट्राइंडिकेशन और किस किस के हैं, सबके हैं ये कॉमन कॉन्ट्राइंडिकेशन, किस किस के हैं, सबके हैं, एस इनहिबिटर्स के, ARB के और डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर के, ठीक है। तो कॉमन कॉन्ट्राइंडिकेशन कौन से हैं, जब किसी पेशेंट को बाइलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हुआ है, किसी पेशेंट को बाइलेटरल रीनल आर्टरी
स्टीनोसिस हुआ है तब ये ड्रग नहीं देते हैं, क्योंकि अगर बाइलेटरल रीनल आर्टरी स्टीनोसिस हुआ है और फिर भी हम उसको ये जो एस इनहिबिटर्स है, ARB है, डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर दे देंगे तो GFR कहाँ से बनाएंगे। इसलिए GFR बना रहे इसके लिए हम बाइलेटरल रीनल आर्टरी स्टीनोसिस के अंदर ये जो ड्रग्स है वो नहीं देते हैं। दूसरी कंडीशन, एक और कंडीशन है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर ये ड्रग्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, क्योंकि ये क्या होती है, प्रेगनेंसी के अंदर एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन, क्योंकि ये जो ड्रग्स है ये टेरेटोजेनिक होती है। टेरेटोजेनिक का मतलब होती है जो ड्रग्स कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। तो यहाँ पे आपकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये बनती है, अवॉइड, जब भी आप इन ड्रग्स पे चल रहे हो, मान लीजिए कोई महिला है, अगर वो इन ड्रग्स का यूज़ कर रही है तो उसको बोलना है अवॉइड प्रेगनेंसी, because drugs are teratogenic। इसके अलावा इनके अंदर और कोई ड्रग्स नहीं है एस इनहिबिटर्स के अंदर। ये आपको पता होना चाहिए कि सारी की सारी जो एस इनहिबिटर्स है वो सफिक्स प्रिल के साथ एंड होने वाली है, और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के अंदर हम एनालाप्रिल को काम में लेने वाले हैं IV रूट से। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए साइड इफ़ेक्ट क्या कर रही है, ये इनकी जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बन रही है, ARB कैसे, सारी की सारी वो ड्रग्स जिनके सफिक्स सार्टान लगा होता है वो कौन सी ड्रग है, ARB। उसके बाद ARB के बाद डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर के अंदर एक ही ड्रग्स है, उसका नाम है एलिस्किरेन। इसको माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन के अंदर काम में लेते हैं, और इनका जो साइड इफ़ेक्ट है वो पॉस्चुरल हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा और हाइपरकैलेमिया देखने को मिलने वाला है। ठीक है, धन्यवाद।